चलिए शुरू करें क्या। गिव द टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। द टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्पेलिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखिएगा। द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी which depends on the property which depends on number of solute particles number of solute particles number of solute particles present in the solution number of solute particles present in the solution in the solution in the solution irrespective of irrespective of irrespective of their nature irrespective of their nature irrespective of their nature to the total number of particles irrespective of their nature to the total number of particles present in the solution to the total number of particles present in the solution total number of particles present in the solution. Now look here, सारे बच्चे ध्यान देने, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को डिटरमीन करते हो। किसके रिस्पेक्ट डिटरमीन करते हैं? द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स present in the solution solute particles कितना प्रेजेंट है उसके बाद फर्दर लिखा irrespective to the nature of the total particles present in the solution। मतलब क्या है सुनो, एक सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर दो तरह के पार्टिकल थे, एक था ए और एक था बी। ए स्टैंड कर रहा है सॉल्यूट को और बी स्टैंड कर रहा है सॉल्वेंट को। एक सॉल्यूट है और एक क्या है बोलो? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो केवल डिपेंड करता है किस पे? केवल और केवल सॉल्यूट के पार्टिकल कितने नंबर में प्रेजेंट है वो। इररिस्पेक्टिव की टोटल पार्टिकल कितना प्रेजेंट है। टोटल पार्टिकल किसका किसका हो सकता है? सॉल्यूट का भी और किसका? सॉल्वेंट से नेचर नहीं मतलब होता, इसमें डिपेंड होता है केवल और केवल सॉल्यूट पे डिपेंड होता है। तो दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कौन सा पार्टिकल, जल्दी बताइए? सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब इसका बेसिक मीनिंग क्या है? तो डिपेंड करता है, सही बात है भैया, डेफिनेशन अच्छा लगा। यूज केसेस क्या है?
तो सबसे पहले यूज केस को समझने से पहले हम लोग टर्म समझेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कौन सा पॉइंट क्या होता है बताओ? बॉइलिंग पॉइंट समझना, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन कैसे करते हैं। अभी तक आप वही कहते हो, जैसे मैं बॉइलिंग पॉइंट कहता हूँ तो किसी भी बच्चा का रैंडमली एक आर्बिट्ररी सा थॉट आता है बैक एंड में कि भैया 100 डिग्री सेल्सियस फॉर द वाटर, आ जाता है दिमाग में। पानी बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सही बात, गलत भी नहीं। एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का, चलो डिफाइन करते हैं इसको। मानो कि लेट अस सपोज यहाँ पर वाटर को ही ले लिया जाए। मानो कि यहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट मैंने कंसीडर किया है, ठीक है, अग्री कर रहे हो? इसको मैंने गर्म करना चालू किया, ठीक है। द टेम्परेचर स्टार्ट्स टू रेज, let us suppose starts to 10 degree Celsius, raises to 40 degree Celsius, raises to 60 degree Celsius, and further it proceeded to 100 degree Celsius. The temperature is constantly raising, धीरे धीरे बढ़ रहा है टेम्परेचर, ऑब्वियस ही बात है। बट आप देखते हो कि वाटर बॉयल जरूर 100 पे होता है, बट उसके वाष्प बनने की प्रक्रिया, मतलब उसके अंदर जो एवापोरेशन होता है वो किसी भी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। 10 पे भी हो सकता है, 60 पे भी हो सकता है, 40 पे भी हो सकता है। ऐसा मानिए कि मानो अभी छत पे जो अगर धूप उगी हुई है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। आपने कपड़ा को सूखने दिया, कपड़ा सूख गया। तो सिंपली अगर कपड़ा सूख रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वहां से वाष्प निकल के ऊपर जा रहा है। तो कपड़े में लगा हुआ पानी बॉयल थोड़ी कर रहा है, एवापोरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एवापोरेशन का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, बॉइलिंग का फिक्स टेम्परेचर होता। तो ये सब टेम्परेचर पे क्या होने लगेगा, जल्दी बोलो। यहाँ एवापोरेशन होने लगेगा, बोलो हाँ या ना। क्या होने लगेगा बताइए? यहाँ से एवापोरेशन होने लगेगा, ये वाष्प बन के उड़ने लगेगा। बट ये बॉयल कहाँ पे होगा? 100 पर। लॉजिक समझना क्या है। मान के चलो इस कंटेनर को ऐसा मानो, तो ये बॉयल कैसे कर रहा है तो समझाता हूँ। सोचो, ये इसके ऊपर एवापोरेट बन रहा है, तो ये वाटर वेपर है आपका। ये क्या बन रहा है जल्दी बताओ यहाँ से? दिस इज द वाटर वेपर, दिस इज वाटर वेपर। नाउ फील द थिंग। अगर मैं मानूं कि ये वाटर वेपर को एक इस कंटेनर को क्लोज कर दिया जाए इस तरीके से, तो वेपर वापस से आके इस पे प्रेशर लगाने लगेगा इस तरीके से, क्योंकि वो रोटेट करेगा, कन्वेंशनल नहीं बनेगी ना अंदर वेपर की। तो एक प्रेशर एग्जर्ट करने लगेगा वो। तो वो प्रेशर जो एग्जिस्ट करेगा, तो मैं मान लेता हूँ प्रेशर P exerted by vapor of water on its own surface। अपने ही सरफेस पे अपने पानी का वेपर प्रेशर लगाना चालू करता है, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और यूज कर देता हूँ। तो वाटर का वेपर प्रेशर लगा रहा है इसी के सरफेस पे, और वो प्रेशर का वैल्यू P है। कितना है बोलो? तापमान धीरे धीरे रेज होता गया, 10 से वो गया 40 पर, 40 से गया वो 60 पर, और होते होते वो एक वक्त आएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। बट 60 70 80 जब कभी हो रहा है तो ये वाष्प बनना ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? ज्यादा बनेगा, तो प्रेशर का मात्रा भी बढ़ते जाएगा। प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया, प्रेशर इज कंस्टेंटली इंक्रीजिंग, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। अब सोचो इस पे एक और प्रेशर लग रहा होगा, वो प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा? तो वो प्रेशर लग रहा होगा एटमॉस्फियर के द्वारा, एंड इसको मैं कहूंगा पी एटीएम। क्या कहूंगा इसको? पी एटीएम। एंड एटीएम इज कॉल्ड एज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर जल्दी बताओ सबको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ फील द थिंग, द प्रेशर इज कंस्टेंटली इंक्रीजिंग बिकॉज आप लगातार तापमान बढ़ा रहे हो, वेपर का मात्रा बढ़ता जा रहा है, वेपर का मात्रा बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दबाव भी पानी के ऊपरी परत पे ज्यादा लग रहा है। और लगते लगते कभी ना एक वक्त आएगा, ये प्रेशर का मात्रा बढ़ते बढ़ते, और एटीएम प्रेशर इज जैसे बड़ा वाला प्रेशर, और ये प्रेशर का डेटा जो होता है लगभग इट्स 1.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल होता है। और ये अच्छा खासा प्रेशर माना जाता है, जो हमारे आसपास लग रहा है, हमारे बॉडी के ऊपर भी लग रहा है। इट्स वन ऑफ द गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर।
नाउ दिस प्रेशर इज कंस्टेंटली इंक्रीजिंग क्योंकि भाप ज्यादा बन रहा है तो प्रेशर भी ज्यादा लग रहा है। कभी ना कभी वक्त आएगा जो पी है, वाटर का जो प्रेशर है, वो किसके बराबर हो जाएगा बोलिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। पी किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और ये होता गया, ये तब तक नहीं हो रहा था जब तक, ये कब होता है ऐसा? जब तापमान का वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस को टच कर जाता है। किसको टच कर जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और उस दौरान जो टेम्परेचर है जिसपे प्रेशर ड्यू टू वाटर ऑन इट्स ओन सरफेस बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वो दबाव जो वाटर अपने ही वेपर से बना रहा था खुद के सरफेस के ऊपर, वो प्रेशर का वैल्यू उतना ही हो जाएगा जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। देन उस टेम्परेचर का नाम एक्चुअली हो जाता है बॉइलिंग। कौन सा पॉइंट हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। और तब तक, जब तक पी का वैल्यू पी एटीएम से कम था, तो उस दौरान जो भी टेम्परेचर आ रहा था, 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस एटसेट्रा, जो भी आ रहा था, इसको हम लोग एवापोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जल्दी बताइए। एवापोरेशन। कोई बच्चा बोलेगा एवापोरेशन क्या? बॉइलिंग के ऊपर नहीं होता है, होता है बट बहुत तेजी से होने लगेगा। आया समझ में? तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाता है? तो हाउ डज वी आर गोइंग टू डिफाइन द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर का पॉइंट है जहां पे किसी लिक्विड के द्वारा बनाए गए वेपर का प्रेशर का वैल्यू उतना ही होता है जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो याद रखना वो चीज बॉईल करना चालू कर दे। इस कारण से बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक है बट एवापोरेशन स्पेसिफिक नहीं है। 40 पे भी कपड़ा सूखता है, 20 पे भी कपड़ा सूखता है, 60 पे भी सूखेगा, 70 पे भी सूखेगा। समझ में आई? 120 पे भी सूखेगा बट बॉयल केवल कितने पे करेगा? 100 डिग्री। द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट पहले समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन अगर लिखना हो बॉइलिंग पॉइंट का तो बोलो क्या लिखेंगे? बोलेंगे द टेम्परेचर at which the pressure of a given substance is equal to equal to the atmospheric pressure is called as, कहलाता है क्या? क्या कहलाता है बोलिए? बॉइलिंग। तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? जल्दी बताइए कितना डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर। So for the ethanol it is 78 डिग्री सेल्सियस। फॉर एनी सब्सटेंस इट डिफर्ड, मतलब इतना नहीं होता एग्जैक्ट। तो जितना जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, समझ में आ गई बात है, तब तक वो भाप उतना बना चुका है, और उतना बना चुका है कितने के बराबर बना चुका है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बना। दिस द एक्चुअल रियल डेफिनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट बट द एवापोरेशन इज नॉट? इन द क्लास 9 आप जाके एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहां एवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस दिया हुआ है। यही रीजन होता है डिफरेंस। आया समझ में? अभी भी कपड़े को जाके छोड़ दो, क्या उससे वाष्प नहीं निकलेगा? निकलने लगेगा। तो आसपास का तापमान क्या 100 के बराबर है? नहीं, 40 होगा मैक्स टू मैक्स अगर गर्मी ज्यादा है तो 40 डिग्री सेल्सियस नॉट, बट इट इज द पॉइंट ऑफ एवापोरेशन, सो दैट धीरे धीरे करके आपका कपड़ा ड्राई हो जाए। आया समझ में? सो दिस इज कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेक वन ऑफ द गुड एग्जांपल। 100 डिग्री सेल्सियस इज कंसिडर्ड टू बी द बॉइलिंग पॉइंट। हम कितने दिखेंगे भैया? हमारे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होता जहां पे हमें ये पता चले पानी बॉयल कर रहा है नहीं कर रहा है। It's a physical way to determine whether the boiling water is boiling or not. That is because of the formation of the enormous formation of the bubbles constantly. एक कन्वेक्शन सा जनरेट होता है पानी के अंदर, पानी की आवाज आती है, नीचे से बुलबुला तेजी से ऊपर की तरफ आता है, दौड़ने लगता है। ये प्रोसेस आप देखे हैं क्या? जिसको हम लोग बहुत लेमेंस लैंग्वेज में अध्ययन कहते हैं, कि चावल का अध्ययन खोल गया है भाई, उसमें आप चावल डालते हैं। इट ओके, दैट प्रोसेस बेसिकली वेरी लेमेंस लैंग्वेज, अपने लोकल भाषा में उसको। तो वहां पे आपकी बॉयल वाटर को क्या होने लगता है? वाटर स्टार्ट्स टू बॉयल, पानी गर्म होना चालू हो चुका है। नाउ आपने ये फेनोमेनन देखा होगा, व्हेन द वाटर स्टार्ट्स टू बॉयल क्या करती है मम्मी? चावल वगैरह धो के लाती है एंड स्टार्ट्स टू पोर दैट राइस इनसाइड बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में जैसे उस पानी को, अपने चावल को स्टीम करने के लिए वो डालती है, तो क्या होता है कुछ देर के लिए
वो स्टेट हो जाता है, शांत हो जाता है पानी वापस। आफ्टर सम टाइम अगेन इट स्टार्ट्स टू बॉयल। और देखिए वो धीरे-धीरे क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। व्हाट हैपेंड? आपने उसके अंदर चावल डाला, चावल इज़ अ व्हाट इज़ इट? कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज़ अ स्टार्च, ठीक है? अब कार्ब्स को अगर आप डालोगे तो कार्ब्स के अंदर अपना ग्लूकोज़ का स्टार्च लेके जाएगा, B12 S22 अवेलेबल। तो हाँ यार, अब धीरे-धीरे वो मिक्स आउट होना चालू हाँ, कहते हो, ठीक ना? और कभी-कभी देखते हो ट्रेडिशनली हम लोग को फीवर वगैरह में या समथिंग सर्दी वगैरह में घी वगैरह डाल के उसको यूज़ करने कहा जाता है। बिकॉज़ स्टार्च के कंटेंट हमारे बॉडी को ठीक करते हैं, ये बात रियल है। हम उसके अंदर कंटेंट भर के स्टार्च का कंटेंट कैसे भरा? तो मैंने एक सॉल्यूट डाल दिया। अभी तो पानी केवल और केवल सॉल्वेंट था, तुमने क्या डाल दिया उसके अंदर? सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूट क्या करता है? वाटर की ऊपरी सतह को समझना, वाटर कैसे बॉयल होना चालू होता है? वाटर का ऐसा मानो कि वाटर एक तरह का लैमिनार लेयर है। लैमिनार मैं कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टर्म नहीं बताऊंगा, ऐसा लेयर्ड स्ट्रक्चर है। एक लेयर मॉलिक्यूल का, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, लगातार ये लेयर्स होते हैं। ऊपर वाला लेयर जो फिर पहले वॉश बन के उड़ना चालू हो, मेरे को पानी नीचे से उबल ऊपर नीचे से हमेशा किधर से करता है, ऊपर से। तब तो लेयर डाउन होता जाता है। अब एवापोरेट कर रहा है, एवापोरेट कर रहा है, एवापोरेट। एवापोरेशन जब स्टार्ट हो रहा है पानी का, तो क्या हो रहा है कि ऊपर वाला सतह धीरे-धीरे गर्म होता जा रहा है। अब जैसे तुमने उसके अंदर सॉल्यूट को मिलाया, किसको मिलाया जल्दी बोलो यहाँ से? सॉल्यूट। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है सभी को? नाउ अब हमको मिलाना है सॉल्यूट विथ सॉल्वेंट मिलाना है। नाउ व्हेनेवर वी स्टार्ट्स टू mix the solute with solvent, what will going to happen? Let us suppose the upper layer of the surface, sorry, upper layer of the water surface। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इस तरीके से आपको ये वाले सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और ये वाले किसके पार्टिकल्स हैं? सॉल्वेंट के। आप ये केस शुगर को भी मिलाते देखते हो, मिल्क या पानी अपना गर्म होना चालू होता है तो उसमें जैसे चीनी डालते हो तो कुछ देर के लिए वो शांत हो जाता है, फिर खोलने लगता है। बोला हाँ या ना? ये क्यों होता है? लॉजिक, क्योंकि उसके अंदर तुमने क्या डाला जल्दी बताओ? सॉल्यूट। सॉल्यूट कर क्या करता है? इसके अपर लेयर को कवर करना चालू करता है। अपर लेयर पे ब्लॉकेज सॉल्यूट पार्टिकल्स आ गए, ब्लॉकेज सा बन गया, पानी उबल रहा था। अब ये अपर सरफेस को ब्लॉक कर रहा है। और आपने पढ़ा होगा सरफेस एरिया जितना लार्ज होता है इवापोरेशन का रेट उतना ज्यादा होता है। सिंपल शब्दों में कपड़े को पसारने का तरीका क्या होता है? फैला के या घुमा के? बिकॉज वी इंक्रीज द सरफेस एरिया, द टेक्सटाइल, द टेक्सचर या जिस चीज से वो बना हुआ, जो फैब्रिक से बना हुआ है कपड़ा, वो जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है वो इवापोरेट उतना ज्यादा तेजी से करना चालू होता है। पानी को जितना फैला के रखो तो एवापोरेशन का रेट उतना ज्यादा होता है। इस कारण से पोछा मारने वक्त हम लोग कम पानी को ज्यादा स्प्रेड आउट करते हैं ताकि वो पंखे के नीचे भी सूख जाए। नहीं तो पानी को एक जगह आप एक्यूमुलेट करके रख दो, जैसे टाइल्स का फ्लोरिंग अगर कर रखे हैं आपके घर के अंदर, सीमेंट में थोड़ा ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है, पर टाइल्स में ये चीज नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर हम लोग एक तरह का कहीं ना कहीं हाइड्रोस्कोपिक लेयर चढ़ा देते हैं, देखते हैं, इसलिए फटाफट पानी चला जाता है। अब पानी कहीं अगर टाइल्स में जमा हो गया, आपने उसको नहीं किया, वाइपर से साफ नहीं किया, तो जमा है रात तक। बोला हाँ या ना, ये होता है अक्सर। अब देखो क्या है कि अगर जैसे तुमने कर दिया तो जितना ज्यादा फैलाओगे पानी को उतना ज्यादा वो जल्दी से एवापोरेट करेगा। तुमने उसके अंदर जैसे शुगर को मिलाया, शुगर के कुछ पार्टिकल्स ऊपर में आके अब लग चुके हैं और वाटर के पार्टिकल्स हैं। पहले वाटर के थे केवल और केवल, वो बॉयल कर रहे थे, बल रहे थे। जैसे तुमने उसके अंदर शुगर डाला तो शुगर के भी पार्टिकल्स आ गए। अब ये शुगर के पार्टिकल्स हैं सॉलिड नेचर के, समझो यहाँ से कैसे नेचर के? सॉलिड। और वाटर कैसा है बताओ? लिक्विड। अब ये जल्दी एवापोरेट नहीं करना चाहेगा, तो नहीं करना चाहेगा। ऑब्वियस ही बात है, शुगर या सॉलिड नेचर का है। सॉलिड से पहले वो टेम्परेचर लेके बनेगा लिक्विड, और लिक्विड से क्या बनेगा? वेपर। तो टाइम लगेगा उसको। बोलो हाँ या ना? इस कारण से बताओ, कुछ देर के लिए वो चीज उबलते हुए पानी में तुमने 2 चम्मच चीनी डाला, वो कुछ देर के लिए शांत हो गया क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट अब रुक चुका है। उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल से बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि सोचो तो सही, अब कम आ गया ना, वेपर कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है? कम बन। वेपर तब तक, जब तक ये बॉयल फिर से नहीं करना चालू होगा, जब तक इसका प्रेशर का वैल्यू किसके बराबर ना हो? एटमॉस्फेयर। इसलिए जैसे तुम चीनी डालते हो तो एक वोल्टेज क्रिएट होता है, फिर से वो पी का वैल्यू डाउन होना चालू होता है। ठीक है? और किससे कम हो जाता है जल्दी बताइए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। कुछ देर के बाद फिर टेम्परेचर को रेस करते हो तुम,
तो फिर से ये पी इंक्रीज होता है और इंक्रीज होके किसके बराबर आ जाता है? एटीएम के बराबर। और फिर से क्या चालू हो जाता है बोलो? बॉइलिंग। क्या चल रहा हो जाता है बताइए? बॉइलिंग। और ये प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है ना? बोलो हाँ या ना? चीनी मिलाए कुछ देर शांत हुआ, फिर बोलना चालू, टेम्परेचर बढ़ा या घटा? बढ़ा, क्योंकि तुमने एक ब्लॉकेज का लेयर क्रिएट कर दिया बाय डिफॉल्ट। इस कारण से वेपर का मात्रा एक ड्रॉप हुआ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर से कम हो गया। समझ में आएगी बातें? और जैसे ही ये कम हुआ तब तक वो बॉयल नहीं करेगा जब तक पी का वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए। इसलिए कुछ देर के बाद फिर से वो अपना रंग रूप दिखाना चालू, फिर फास्ट प्रोसेस 30 सेकंड 1 मिनट में फिर से बॉईल करना चालू हो जाए। तो ये समझ क्या स्टार्ट हो जाता है? बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है। अब बताओ, टेम्परेचर को तुम बढ़ा रहे हो घटा रहे हो? पहले टेम्परेचर कितना था बताओ वाटर के बॉइलिंग का? 100 डिग्री सेल्सियस। बट अब वो टेम्परेचर बढ़ या घटा? तो बताओ आप कौन सा टेम्परेचर लेना पसंद करोगे? मैं तुमसे नॉर्मल टोन पे कहता हूँ। क्या मैं टेम्परेचर बोलूंगा जब चीनी मिला देंगे तो बॉइलिंग ऑफ दैट शुगर सिरप और दैट शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन इज 105 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री सेल्सियस? 105 होगा या 95 होगा? क्योंकि बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑब्वियस ही बात है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। टीबी नॉट समझे क्या है बताओ यहाँ से? ये कितना डिग्री सेल्सियस है बताओ? 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा मैं मान लेता हूँ इसको, उतना ज्यादा नहीं लेते, 101.1 डिग्री सेल्सियस इतना मान लेते हैं। इतने मान लेते हैं, 5 डिग्री बढ़ने में समय लगता है, तो ये थोड़ा बढ़ा ना। अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा? बढ़ा। इंक्रीज और डिक्रीज? एलिवेट किया या डिप्रेस हुआ? एलिवेट किया या डिप्रेस? एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठना, डिप्रेस का मतलब होता है कितना नीचे जाना। ठीक ना? तो बताओ क्या हुआ, एलिवेट हुआ या डिप्रेस? एलिवेट हुआ। और ऐसे एलिवेट होता है देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बोलो सब कोई? एलिवेशन इन कौन सा पॉइंट जल्दी बताओ? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा? और आता है जब कभी आप करोगे डिटेल से, किसी चीज को एलिवेट करना है, एलिवेट होता है, उसका अपोजिट टर्म क्या होता है? सब्सिडेंस कहते हैं उसको। सब्सिडेंस का मतलब होता है डाउनवर्ड जाना। क्या जाने का मतलब होता है? सब्सिडेंस या सबडक्शन कहा जाता है। सबडक्शन या सब्सिडेंस होता है किसी चीज का डेप्रिशिएट करना, नीचे की तरफ जाना, और किसी चीज का अप्रिशिएट करना, एलिवेट करना, बढ़ना। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, द अच्छा बताओ, ये सारी की सारी चीजें इस बात पे निर्भर कर रही थी आपने सल्यूट का पार्टिकल डाला या ना डाला। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना किस पे डिपेंड कर रहा था? वाटर के मॉलिक्यूल्स पे, शुगर के मॉलिक्यूल्स पे? शुगर को डाला तब ये बना बना ना। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे निर्भर करे, और वाटर यहाँ पे शुगर किसका काम कर रहा है? सॉल्यूट का। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कौन सी प्रॉपर्टी? एंड फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज बेसिकली एलिवेशन इन। समझ में आया? तो बॉइलिंग पॉइंट अब बढ़ चुके हैं, उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अब चलिए, उसके बाद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अब यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी बना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हम आराम से लिख सकते हैं द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अब एलिवेट हो चुका है, बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, और नॉर्मल से इंक्रीज कर, so we can write it as TB minus TB naught, that is an increase. P is basically 101 100.1 और what is that 100। तो चेंज को क्या लिख सकते हैं बताओ यहाँ से? डेल्टा। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी। डेल्टा टी बी इज द स्मॉल चेंज। याद रखना, टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू रेज एज मच, कि ऐसा नहीं कि तुम जाके उसमें एक पूरा चीनी डाल दिए, नहीं ऐसा नहीं होता। वी ऑलवेज डू रेलेवेंट एक्सपेरिमेंट्स ना। हम किसी चीज में सॉल्यूट का मात्रा कम ही डालते हैं। ऑब्वियस बात है, सॉल्यूट की तरह ट्रीट भी तो करना है। अब 100 ml पानी के अंदर आप एक डालेंगे तो कुछ बनेगा ही नहीं, और सॉल्यूट सॉल्वेंट ही डेफर कर जाएगा। आया समझ में? तो कुछ बातें यहाँ जान लो। कभी कभी हम लोग को सॉल्वेंट बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात और क्लिक करता है, as we always try to feel that solvent is liquid in nature, it is not necessarily right। ये बात का आपको जिक्र ऑलरेडी जूनियर सेक्शंस में हो रखा है, जहां पे आप कोलोइडल सॉल्यूशंस पढ़े होंगे। आपने कोलोइड पढ़ा होगा, सस्पेंशन पढ़ा होगा, ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा होगा क्लास 9 के अंदर। कोलोइड के अंदर एक आपको, एक वहां पे 8 अलग अलग कोलोइड, एक आपको टेबल बना के दिया एनसीईआरटी में, एरोसोल, जेल, पढ़ा था क्या, फोम,
ऐसे करके दिया हुआ था। उसके अंदर सॉलिड भी सॉल्वेंट का काम कर रहा था। सॉलिड किसका काम कर रहा था? तो सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा क्या हो, जल्दी बताइए, लिक्विड इन नेचर, ठीक है। ऑयल कितने घटा? बराबर। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या देखा गया, जो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? स्मॉल एम के। एंड व्हाट इज स्मॉल एम? बच्चा उसको साइड कीजिए, पानी लगेगा साइड में, बॉटल को। ठीक है, चलो बोलिए क्या होगा? भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? एम। एम इज व्हाट? मोलैलिटी और मोलैरिटी। मोलैलिटी, वेरी गुड, मोलैलिटी याद आया। मोलैलिटी और क्या चीज? मोलैरिटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बोलो यहाँ तो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या चीज, जल्दी बताइए? जी, इस बेसिकली कॉल्ड एज, क्या बताओ यहाँ से? मोलैलिटी, ठीक है। अब जब कभी इसको हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। दैट कांस्टेंट इज केबी इनटू एम। केबी इनटू क्या चीज? एम। एंड केबी इज कॉल्ड एज अ, जो कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। बोलो क्या कहते हैं इसको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। या फिर इसको दूसरे शब्द में कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं इसको? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और एक शब्द में से कहते हैं एब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बोलो इसको? एब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट। दिस इज द कांस्टेंट फॉर molar elevation constant, that is the increase in the boiling point of a given solvent. सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुकी है और उसकी निर्भरता किस बात पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। किस पे बताइए? सॉल्यूट। इस कारण से टर्म मोलरिटी को नहीं जोड़ा गया, मोलरिटी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? मोलरिटी। क्योंकि मोलरिटी के अंदर ज्यादा जिक्र है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो फॉर्मूला पढ़ो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या चीज? केजी। वॉल्यूम नहीं लिया गया। वॉल्यूम लेते तो कहीं ना कहीं आप लिक्विड स्टेट का जिक्र कर रहे हो, इसलिए किसको ले रहे हैं आप बताइए? मास को। मास क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मोलैलिटी को कंसीडर। तो ये पूरी बातें समझ में आई सबको? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए एक बार रिकॉर्ड कर देंगे शुरू से। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करती है बताओ? सॉल्यूट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट पार्टिकल्स? क्या इस सॉल्यूट पार्टिकल्स को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से लेना देना होता है? नहीं। डेफिनेशन में क्या ले? रिस्पेक्टिव टू द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस व्हाट? सॉल्यूट प्लस क्या, जल्दी बताइए? सॉल्वेंट। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल पे निर्भर करता है, ठीक है। क्या हम लोगों ने पढ़ा? बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ा बताओ? बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड के बराबर। और ये फिक्स्ड है या अनफिक्स्ड है? फिक्स्ड है। क्या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है या वेरिएबल है? फिक्स्ड है। बट एवापोरेशन किसी भी वो हो सकता है, दैट इज वेरिएबल इन नेचर। इट कैन बी प्रोसीड एट एनी टेम्परेचर, लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट, अबव देन बॉइलिंग पॉइंट। इज इट ओके? अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग सा फैक्ट होता है, एक आप देखोगे ना, देखो क्या कहते हैं, जैसे आप कहते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल करना चालू करता है, तो ऐसा फील होता है कि 100 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो एक वाटर पूरा का पूरा तुरंत से एवापोरेट होके फिश मतलब सब्लिमेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तुरंत। बट रियलिटी कुछ और। डिपेंड करता है कि आपने बॉइलिंग तरीका क्या अपना है। एक अजीब सा फिनोमिनन होता है उसमें, याद रखना, उसमें लेयर ऑफ गैस का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन का एक लेयर फॉर्म कर जाता है, ऑक्सीजन का एक लेयर फॉर्म कर जाता है, जहां पे आप वाटर को स्प्रिंकल करना चालू कर। अगर तुम ड्रॉप 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 किसी गर्म तवे पे पानी दे रहे हो ना, और वो तापमान बढ़ते बढ़ते 100 से ऊपर 200 पे चला गया, याद रखना वो क्रिस्टल्स ऑफ फॉर्म करने लगेगा पानी उबलने की जगह। जैसे लेयर ऑफ गैस बन जाता है डाउन। कर सकते हो आप? पिंच ले लो और एक तवे को गर्म करो, ठीक है, और फिर ड्रॉप वाइज पानी गिराना चालू करो। पानी आपको लगेगा तुरंत उड़ जाएगा? नहीं, कुछ देर के बाद क्रिस्टल सा फॉर्म करने लगेगा, ऐसे लगेगा वो डांस कर रहा है। डिपेंड कर रहा है आप दे कैसे रहे हो। तो अगर वाटर को आपने टाइम दे दिया लेयर ऑफ गैस फॉर्म करने का, तो रादर वो ना डांसिंग बॉल्स की तरह बिहेव करेगा तावे के ऊपर। जबकि तापमान देखोगे आप 200-300 डिग्री सेल्सियस चला गया, बॉईल नहीं करता वो। तो भी एक इंटरेस्टिंग का फिनोमेना, अलग बात है। यहाँ टेम्परेचर फिक्स है या वेरिएबल है? फिक्स है। अगर आप सॉल्यूट मिलाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लॉक कर दिया जाता है।
फिर से वो धीरे-धीरे राइज़ करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो P बढ़ेगा, किसके बराबर होगा? ATM के बराबर एंड दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ एलिवेशन इन कौन-सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है बोलो? मोलालिटी पे और इसको आप प्रोपोर्शनलिटी रहेंगे तो केवी आएगा। केवी को क्या-क्या कहते हैं बोलो? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या समझ में आ गई बातें? नोट डाउन एवरीथिंग ऑन द बोर्ड। सॉरी फॉर द यस्टरडेज लेक्चर, मुझे अपलोड करना था कल ना, गलती से मैंने डिफॉल्ट सेक्शन सेलेक्ट कर लिया था, पूरा वीडियो आ गया, ऑडियो कैप्चर हो गया। तो आज नहीं होगा, आज अपलोड कर देंगे। कल ही अपलोड किया था, कल मैंने पूरा मैक्सवेल का किया था, और कल मैं जाके देखा तो ऑडियो रप्चर हो गया था, मैंने सॉफ्टवेयर में कुछ और सेलेक्ट कर लिया। वो 2-3 डिवाइसेस आते हैं, मैंने कोई और सेलेक्ट कर लिया, वो था ही नहीं लगा हुआ इसमें। वो कुछ घर पे एक्सपेरिमेंट करना था। एक माइक लिया, उसका यूज़ केस नहीं किया अभी तक। तो लगाना है यहाँ पे।
हो गया। ओके, बढ़े आगे। ये भी, दैट इज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका डेटा क्या होता है? इट्स आर टीवी नॉट का स्क्वायर बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय एलवी। ये डेटा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आर टीवी नॉट का स्क्वायर इंटू एलवी। क्या मीनिंग हुआ इसका? आर स्टैंड्स फॉर अ गैस कांस्टेंट। टीवी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एलवी इज latent heat of vaporization. LV is latent heat of what? जल्दी बताइए। Vaporization. PV naught is the boiling point of a pure solvent. What is the meaning of that? Boiling point of pure solvent, अगर पानी का इस्तेमाल किया जाए तो प्योर सॉल्वेंट इज पानी। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। अगर आपने इथेनॉल का इस्तेमाल किया तो 78 डिग्री सेल्सियस। एलवी इज अ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जिनको आता है, वेलन को नहीं आता तो सुनो। लेटेंट इज बेसिकली द हिडन हीट को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट आपको गिवन होगा सवाल के अंदर। लेटेंट हीट कैसे रिप्रेजेंट, मतलब सॉरी फॉर दैट, क्या मीनिंग होता है इसका? वेपराइजेशन का मतलब सुनो सारे बच्चे, जब पानी पूरी तरीके से वेपर बनने लगता है, वेपराइजेशन होता है, जब उसका स्टेट चेंज होता है, मतलब वो लिक्विड से कन्वर्ट होना चालू होता है क्या चीज में? गैस में या फिर वेपर में। इसमें जल्दी बताइए। जब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होते रहता है तो उस दौरान टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए स्टैग्नेट हो जाता है। टेम्परेचर का वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स हो जाता है। तो तुम जो गर्म कर रहे हो वो सारा हीट जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहा है? अगर ये टेम्परेचर फिक्स हो गया तो वो सारा हीट इसको लिक्विड से क्या में कन्वर्ट कर रहा है। वो जो हीट नहीं नजर आ रहा, हीट क्योंकि हमको दिखाई देता है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर राइज ही नहीं कर रहा, तो हीट जा कहाँ रहा है? वो छिप गया है हीट। वो कन्वर्ट कर रहा है किसको? स्टेट को लिक्विड से क्या में कन्वर्ट कर रहा है, वेपर में, और वो दिखाई नहीं दे रहा। टेम्परेचर रेज करता तो शायद पता चलता हीट एक्स्ट्रा आ रहा है। टेम्परेचर दिख ही नहीं रहा तो मतलब हीट एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। तो दिस हीट इज बेसिकली कॉल्ड एज, कौन सा हीट जल्दी बताइए? लेटेंट हीट। और याद रखना ये हमेशा कब आता है? जब स्टेट का चेंज होता है। किसका चेंज होता है जल्दी बताइए? स्टेट का चेंज मतलब अवस्था बदलती है, किसी का स्टेट बदलता है, जैसे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है।
उस दौरान एक हीट प्रोवाइड हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो टेम्परेचर रेज नहीं कर रहा है, बट वो कन्वर्ट कर रहा है लिक्विड में क्या चीज में, वेपर में। दैट हीट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट, इसको एलवी से रिप्रेजेंट किया है। सवाल में आपको दिया रहेगा। आर इज अ गैस कांस्टेंट, बाद बाकी है। ठीक है, आ जाते हैं इसके यूनिट के बारे में। यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी क्या लिखा है बोलो हम लोगों ने? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैरिटी, बोलो हाँ या ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई केबी बराबर क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा टीबी बाई स्मॉल एम आ जाएगा क्या? इसको पलट तो केबी बराबर डेल्टा टीबी बाई क्या आ जाएगा, स्मॉल है। डेल्टा टीबी का क्या यूनिट होगा? चेंज इन टेम्परेचर। क्या चीज में होगा, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में? तो केल्विन लिख दो यहाँ पे। मोलैलिटी का क्या होता है? मोल बाई किलोग्राम होता है, मोल पर केजी। केजी किधर चला जाएगा? तो किलो केजी, और क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। अगर कहीं आपको ये भी लिखने मिले डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स, तो गलत मत कर देना। चेंज दोनों में चलेगा, डिग्री सेल्सियस में भी और केल्विन। चेंज दोनों में चलता है, याद रखना। और टेम्परेचर अगर स्पेसिफाई है तो वो केल्विन में लिया जाता है, और चेंज दोनों में आ सकता है। क्यों, रीजन है इसके पीछे। जब चेंज निकालते हो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में, वैल्यू सेम आता है। जैसे कि समझाता हूँ, 30 डिग्री सेल्सियस से मान के चलो कन्वर्ट हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, कितने का डिफरेंस आया बोलो? आया ना? 30 को कन्वर्ट करोगे तो 273 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 303 केल्विन हो जाएगा क्या? और उसमें 40 ऐड करोगे तो 313 केल्विन हो जाएगा। डिफरेंस कितने का आएगा? 10 केल्विन। डिफरेंस सेम आता है, 10-10, इसलिए वो यूज किया है। आया समझ में? इज इट ओके? तो 40 इसमें ऐड कर दो यार, पता है ना 273 में ये वैल्यू ऐड किया जाता है। 30 ऐड किए तो 303, 40 ऐड किए तो 313, कितने का फर्क आया, 10। केल्विन में लो सेल्सियस में लो, सेम ही आएगा। इज इट ओके? तो डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। यहां तक आई होप सो समझ में आया होगा सबको। अब चलिए एक ग्राफ बनेगा, और वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, अच्छे से समझेंगे इसको। दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लुक हियर, एक ग्राफ होगा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। और वेपर प्रेशर को आप मान लीजिए फिक्स, दैट इज ये वेपर प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कौन सा प्रेशर चलिए बताओ? नाउ फील द थिंग, अगर मुझे लेट अस सपोज एक सॉल्वेंट मिलता, समझना बात को, तो ये पॉइंट है लेट अस सपोज सॉल्वेंट के लिए, आप कैसे डिटरमिन किए? और ये वाला पॉइंट है सॉल्यूशन के लिए। तो ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट को। पहला वाला जैसे ए बी कर देते हैं हम, ए और ए रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट को, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सॉल्यूशन को। आपने ये आइडिया क्यों लिया? आपने बी को ऊपर क्यों नहीं माना, ए को नीचे क्यों नहीं माना? अगर वो सॉल्वेंट था तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्वेंट का वेपर ज्यादा बनता है। बोलो हाँ या ना? सॉल्वेंट का वेपर ज्यादा या कम? ज्यादा, प्योर फॉर्म में। और सॉल्यूशन, तो बताओ इन दोनों में कम कौन है? बी कम है और ए क्या है, ज्यादा। देखो, बोलो हाँ या ना? ए का प्रेशर ज्यादा नहीं बना आपको? अरे यार देखो, वेपर प्रेशर इधर वाई एक्सिस रीड करो, और बी किधर बनाया, नीचे। इसका वाई का वैल्यू कम है ना। अब इसके टेम्परेचर को बढ़ाओ, टेम्परेचर रेस कर रहे हैं, तो एक ग्राफ जाते जाते कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेगा। जहां पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को ही तो कौन सा पॉइंट कहा जाता है बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट। फिर से, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर भी बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते जहां पे इंटरसेक्शन मिला, उससे करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट। और इसको मैं लिख देता हूँ टीबी नॉट। क्या लिख देता हूँ इसको?
तो टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये एक्सेस किसका है जल्दी बताओ, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? सॉल्वेंट का, लिखा तो ए वाला सॉल्वेंट। और बी को तुमने बढ़ाया 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 बढ़ाया, कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वो बताओ, वो पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट जब ड्रॉ करोगे तो बच्चे, वो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू प्रीवियस वाले बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा ही आएगा ना। आएगा, बिकॉज टीबी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा बताओ? टीबी नॉट आ जाएगा। और ये जो चेंज आया यहां से यहाँ, जो डिफरेंस आया है, दैट इज डेल्टा टीबी का जो डिफरेंस आया है, इसी को क्या कह देते हैं बोलो हम लोग? इसको क्या कह देते हैं हम लोग बोलो? दैट एलिवेशन इन कौन सा पॉइंट जल्दी बताइए? बॉइलिंग एलिवेशन इन। आया समझ में कैसे हुआ? फिर से बोल रहा हूँ, तापमान बढ़ा रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, तापमान बढ़ा रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, एक्स बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस भी तो रेस कर रहा है भैया मेरे। बोलो हाँ या ना? और जहां पे वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, जहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर करस्पॉन्ड कर जाएगा, टकरा जाएगा किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वही तो कौन सा पॉइंट कहला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन भी यही था। तो ये किसका है बताओ, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? सॉल्वेंट का, सॉरी, ये किसका है बोलो? सॉल्यूशन का। किसका है बोलो यहाँ से? सॉल्यूशन का। और ऊपर वाला किसका था बोलो यहाँ से? सॉल्ट का। एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन कौन सा पॉइंट जल्दी बताए? बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया, और ये 0,0 है, ये ग्राफ बन गया इस तरीके से। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? एंड दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये पूरा चीज समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इसका ही फॉर्मूला याद रखिएगा, आर इंटू टीबी नॉट का स्क्वायर 1000 इंटू एल। चलिए कर लीजिए कॉपी।
चलिए अब एक्सप्रेशंस को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। इसका थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं। बताओ क्या लिखा हुआ है, बोलो। डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू क्या चीज, एम। एम क्या है बोलो, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बताओ कल सॉल्यूट के लिए क्या यूज किया था टर्म, टू या वन? टू किया था क्या? नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे हैं हम लोग, M2 बाय कैपिटल M2, बोलो हाँ या ना। बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट कौन सा मास था, मोलर मास या गिवन मास? गिवन मास, मोलर मास थोड़ी होता है। तो क्या लिखेंगे गिवन मास को, बोलो। स्मॉल m1 या कैपिटल M1 लिखेंगे? भाई क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, क्योंकि किलोग्राम में लेना है ना इसको, तो इसको ऊपर ले जाओ। तो क्या हो जाएगा, के बी इंटू M2 बाई M2 इंटू M1, और 1000 किधर चला गया? तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, के बी इंटू M2 इंटू 1000 बाई कैपिटल M2 इंटू क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज अ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा सभी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? उसी एक्सप्रेशन को थोड़ा बढ़ा के लिखा है बच्चे। नंबर ऑफ मोल्स फ्लूइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम। मैंने स्टार्टिंग में डेजिग्नेशन टर्म टू इस्तेमाल किया था, किसके लिए डिजाइन किया, डेजिग्नेट किया था, सॉल्यूट के लिए, और वन किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए लिखा हुआ है, लिख लीजिए। समझ में आ गया सभी को? उम्मीद कर सारा एक्सप्रेशन क्लियर होगा। नाउ प्रोसीडिंग टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2, and that property is called as a depression in freezing point. डिप्रेशन इन कौन सा पॉइंट जल्दी बताइए? फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन भी हम लोग को समझना है। ऐसा समझिए, आप लोगों ने कभी ना कभी अपने घर में आइसक्रीम जरूर बनाया होगा, कस्टर्ड बनाया होगा। तो नॉर्मली अगर आप पानी को जमने दे दो, दैट इज टू फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पे हो जाता है। और उसमें लेटर सपोज आपने डिफरेंट तरह के कस्टर्ड पाउडर, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स, मिल्क, कुछ ऐसे चीजों को मिला के एक तरह का कॉम्बो प्रिपेयर किया, एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू रेफ्रिजरेट इट इनसाइड योर फ्रीजर। तो रेफ्रिजरेशन के दौरान देखते हो इट विल टुक द मोर टाइम इन कंपेयर टू द फ्रीजिंग ऑफ द नॉर्मल वाटर। अगर पानी जम जाता है, मान के चलो आपने काफी ज्यादा उसको हाई टेम्परेचर दे, सॉरी टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग एक्सटेंट काफी हाई कर दिया है, तो मान लेते हैं कि ऐसा 1 घंटा में बर्फ जम के तैयार हो जा रहा है। बट ये ताम झाम की चीजें आपने उसका कॉम्बो बनाया और सबको मिक्सअप करके आपने एक आइसक्रीम बनाने की कोशिश करी और उसको फ्रीजर में रख दिया। इट टुक 1.5 आवर, 2 आवर, तो 2.5 आवर्स, मतलब नॉर्मल ड्यूरेशन से ज्यादा समय ले लेगा। व्हाट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसमें क्या कहता है, नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। द फ्रीजिंग पॉइंट गेट डिप्रेस्ड, नीचे चला जाता है। वाटर का फिर से एग्जांपल लेंगे। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पे होता है बोलो? तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अगर इससे नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, लेट अस सपोज आई कंसीडर इट टू बी -0.2 डिग्री। तो फ्रीजिंग पॉइंट अब घटा या बढ़ा? घट गया। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था। तो एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग लेंगे TF नॉट, और बाद में जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको लिया TF। बट फर्क है, यहाँ पे TF जो है वो लेसर है इन कंपेयर टू TF नॉट। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज गोइंग टू डिप्रेस, इट सफर्स द सब्सिडेंस, इट सफर्स सबडक्शंस, मतलब वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। इसलिए टर्म किसका यूज किया है जल्दी बताओ? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट जल्दी बताइए? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। अब एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है,
तो TF नॉट माइनस TF लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, और TB माइनस TB नॉट किए थे, या TF नॉट माइनस क्या करेंगे TF, that comes to be delta TF, that comes to be delta TF, and delta TF is directly proportional to again the molality. ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, दैट इज KF इनटू क्या चीज M, and KF is basically called as a depression in freezing point constant. क्या लिखा बोलो सब कोई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर इसको दूसरे शब्द में कहा जाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बोलेंगे सभी कोई, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको आप लोग कहते हो क्रायोस्कोप, क्या कहते हो बताओ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट कहलाएगा, क्रायोस्कोपिक। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो KF लिखा यहाँ पे, मोलिनिटी को फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो M2 बाय कैपिटल M2 बोला था भाई, क्या लिखेंगे M1 बाय 1000, रीअरेंज कर दीजिए, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M2 बाय M2 इंटू M1, और 1000 किधर चला गया ऊपर, तो ये आपका बन गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन। इज इट ओके, बोलो सबको समझ में आया कैसे बना। अब चलिए उसी तरीके से जैसे मैंने लिखा था KB का वैल्यू KF का भी वैल्यू आएगा, किसका वैल्यू आएगा KF, एंड KF का वही, दैट इज इब्यूलोस्कोपिक सॉरी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इट कम्स टू बी RTF नॉट का स्क्वायर बाय 1000 इनटू LF, सेम चीज चल रहा है। TF नॉट इज बेसिकली व्हाट, बोलो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कौन सा सॉल्वेंट, जल्दी बताइए, प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। LF इज व्हाट, latent heat of freezing। R is again कौन सा कांस्टेंट, गैस। अब आपको KF का डेटा फिर से निकालना है, यूनिट KF का क्या हो जाएगा बताओ, तो KF का चेंज हो जाएगा क्या, सब कुछ वही कहानी चल रही है, तो KF बराबर डेल्टा TF बाय क्या हो जाएगा M। अगेन इसका यूनिट अगर लिखना चाहोगे तो यूनिट क्या हो जाएगा बोलो सबको, केल्विन बाय मोल बाय किलोग्राम, so that is comes to be Kelvin mole inverse into kg, or degree Celsius mole inverse into kilogram. You can use any of this stuff to write the expression. So this is called as a depression in freezing point constant. समझ में आ गया, वो अगर कर लिए तो इसमें कोई इशू नहीं है, सेम सब कुछ चलता रहता है, बट अगेन मेमोराइज दिस थिंग्स, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट आपको निकालने आना चाहिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ, इसके बारे में बात करेंगे, ग्राफ, चलिए समझते हैं ग्राफ एक्चुअली क्या है। पहले फ्रीजिंग का पहले मीनिंग समझो बच्चे, फ्रीजिंग एक्चुअली क्या होता है, फ्रीजिंग होल्ड्स इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट, बोलो हाँ या ना। फ्रीजिंग इज बेसिकली व्हाट, दैट टेम्परेचर when the solid and the liquid state holds equilibrium with each other, मतलब लिक्विड कैसे में कन्वर्ट हो जाता है जल्दी बताओ, that is basically called as a freezing. Now consider the graph, again here is a temperature, sorry, vapor pressure, temperature, देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं इसका, आप यहां पे किसी भी एक सॉलिड स्टेट का सेक्शन ले लो, सॉलिड स्टेट को ले लिया, वेल एंड गुड। अब मुझे बताओ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में किसका बॉइलिंग आपको, किसका पॉइंट आपको ज्यादा नजर आएगा, बोलो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का,
ए भी अगर करें सॉल्वेंट का ज्यादा होगा क्या, तो ये मेरे लिए फिर से क्या हो जाएगा बोलो, सॉल्वेंट, और बी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। अब टेम्परेचर मैंने यहां से कोइंसाइड करने की कोशिश करी, कर गया, इसके करस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर ले लो, ठीक है। ये सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट है, कौन सा स्टेट है, और कहीं ना कहीं वो सॉलिड स्टेट से जाके जिस पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा उस पॉइंट पे वो चीज क्या हो जाएगा, फ्रिज। जहां पे लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट से मिल गया तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, तो वो क्या हो गया, वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट आया सॉल्वेंट का, आया यहाँ से। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे टीएफ नॉट से, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का लीजिए, आइए ग्राफ को लेके आइए, कहीं ना कहीं कोइंसाइड होगा, जहां भी कोइंसाइड होगा उसके रिलेटेड आपको टेम्परेचर निकालना, और वो टेम्परेचर का वैल्यू, वो टेम्परेचर का वैल्यू हमेशा लेस देन होगा, जल्दी बताइए किससे, जल्दी बताइए, टीएफ। वही तो अभी कहा था, टीएफ इज लेसर देन क्या, जल्दी बताइए, टीएफ नॉट। बट ये किसके लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए, सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो ग्राफ यहाँ याद रखिएगा पीछे की तरफ ब्रांच करेगा, और वहां ग्राफ की तरफ आगे की तरफ। तुम बॉयल कर रहे हो तो तापमान बढ़ाना है, तुम फ्रिज कर रहे हो तो टेम्परेचर घटाना है। तो जहां पे सॉल्यूशन का लिक्विड स्टेट, कौन सा स्टेट जल्दी बताए, लिक्विड स्टेट, ये सॉल्यूशन का कौन सा स्टेट है, लिक्विड स्टेट, किसको करस्पॉन्ड कर जाएगा, सॉलिड स्टेट को। वो टेम्परेचर कौन सा स्टेट हो जाएगा जी, और ये जो आ जाएगा आपको, ये जो चेंज आया, दैट इज द डेल्टा टीएफ, एंड डेल्टा टीएफ इज डिप्रेशन इन कौन सा पॉइंट जल्दी बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट डीएफपी को रिप्रेजेंट। उम्मीद करता हूँ ये दोनों ग्राफ और दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? वंस यू अंडरस्टैंड द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो इससे कुछ भी दिक्कत नहीं है समझ में। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया हो, चलिए कर लीजिए कौन
हो गया क्या? वहां पे नहीं हो होमवर्क? कहाँ से कहाँ दिया था? ये थे, सारा बन गया, डाउट आया था। क्वेश्चन नंबर 10 पूछे हो क्या? अल्कीन CH3 CS डबल बॉन्ड CS2 B2S6 के प्रेजेंस में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कुछ था? हाइड्रोबोरेशन कुछ ऑक्सीडेशन था? B2S6 के प्रेजेंस में H2O2 OH माइनस। कौन सा रूल लगता था, मार्कोवनिकोव या एंटी मार्कोवनिकोव? एंटी मार्कोवनिकोव, वेरी गुड। और कैटालाइटिक हाइड्रेशन में मार्कोवनिकोव लगता, तो एंटी मार्कोवनिकोव लगाई, OH लगाई, दैट्स इट। अल्कोहल का फॉर्मेशन मेथड है, HBO रिएक्शन है। मैं करा रहा हूँ, रिवाइज करवाऊंगा आपको, टेंशन मत। भाई मैं सारे रिएक्शन रिवाइज करूँ, बट याद रखना कॉपी की तरह नहीं हो, कॉपी में बहुत डिटेल करवाया भाई। तो मैं फास्ट रिवीजन करवाऊंगा ताकि आपका एक ब्रशअप हो और आप जाके फिर से वापस से पढ़ो उस चीज को, ठीक है? तो ये भी कैरी फॉरवर्ड करोगे, वो भी करोगे, ठीक है? फिर से 10 से 15 सवाल। हाँ, इसका तो अभी नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट से याद रखना इसका भी क्वेश्चन ऐड ऑन होगा। ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चंस लेना, 20 क्वेश्चंस, यू हैव टू डू इट। प्लीज, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। ऑन एन एवरेज 50 लगाना चाहिए, ज्यादा बर्डन नहीं कर, बट जैसे होता जाएगा आपका, आगे बढ़ता जाएगा, 50 तक पहुंच जाएंगे हम, ठीक है? तो टेंशन मत। रिवीजन अभी से करना। रिवीजन का मतलब प्रॉपर थ्योरी, प्रॉपर क्वेश्चन, थ्योरी के बाद क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, ठीक है? डाउट होगा, आई एम प्रेजेंट हियर। और करेंगे उसी से, टेस्ट में सेट कर देंगे पेपर, उसी क्षेत्र से सेट करेंगे, प्लीज ध्यान रखना शब्द को। ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन देंगे, एग्जैक्ट मतलब क्वेश्चन आउट करने वाला गेम नहीं होगा। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, हो सकता है ये पेपर यहाँ से ना हो, कुछ डिजाइन पेपर हो, बट यहीं से मैक्सिमम होंगे, ताकि आप प्रिपेयर हो सको अभी से। ये नहीं कि वहां जाके देखो, मिक्स किया ना, 2-3 बच्चे जिसने क्वेश्चन नंबर 10 पूछा, कोई बात नहीं, गलती उस बच्चे का नहीं है। बहुत दिन के बाद आप चीजें भूलने लगते हो, नॉर्मल सी बात है। तो अब तो हो गया ना कि चलो भैया ने डिस्कस किया था, इन केस ये पेपर अगर परीक्षा में आ जाए, फिर अब गलती नहीं होगी। समझ में आई बात है? और ये 3 से 4 बार रिकर हो जाएगा लास्ट होते होते, ठीक है? चलो, गो विद इट। तो हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है, चैप्टर वेप्टर अपना देखते रहेंगे, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्टली अल्कोहल पे। अल्कोहल में क्वेश्चन नंबर 10 जिनका था, हो गया सभी का ये? क्वेश्चन नंबर 10 था बच्चे, वो आपका था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, HBO रिएक्शन था। कौन सा रिएक्शन था बोलो? HBO। जिन्हें याद है इसका क्या नाम होता है, बोलो सब कोई। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बोलो हाँ या ना। कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल होता है, बोलो सब कोई। कहना इससे BH3 होल 2 और B2S6, इसको डाइबोरेन कहते हैं क्या? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। एक बेस भी लेते थे क्या? KOH NaOH कुछ भी ले सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है आपको। और किसको फॉलो करता है ये? एंटी मार्कोव। आप कुछ बच्चा ये भूल गया होगा, एंटी मार्कोवनिकोव के। हाँ, मार्कोवनिकोव रूल क्या था, चलिए याद दिलाते हैं। देखो ना, प्रिपरेशन में सबसे पहले अल्कीन पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था? अल्कीन, ठीक ना? अल्कीन। आज आप जाएंगे, आप रिवाइज करेंगे इसको, शॉर्ट नोट्स नहीं बना है तो बनाते चलेंगे। और कहाँ से बनाना है शॉर्ट नोट? नोट्स, नोट्स में बहुत कंटेंट है।
वापस से मेरे कंटेंट को रिवाइज करना मेरे ही बस का बात नहीं हो पाता है कई बार। बस की बात इन द सेंस टाइम की डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है? तो मैं आपको एक क्षेत्र नया दे दूँगा, उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मैं कराता चलूँगा, तो ऐसे-ऐसे ही कराऊँगा, बहुत सारे करवा दूँगा फिर। और बोलोगे भैया वो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 क्यों नहीं करवाए? मैं आपसे मैक्सिमम करूँगा, बेस्ट से बेस्ट पेपर करा लूँ, आप क्वेश्चन्स तैयार करते चलो, ठीक है? अल्कीन पे आ जाओ देखो यार, CH3 है, CS डबल बॉन्ड क्या हो जाता है? CS अल्कीन है। तो इस केस में अगर लोगे, तो क्या लोगे बताओ यहाँ से? B2S6, H2O2 और भी कुछ लिया जाता है बोलो यहाँ से? OH माइनस और भी कुछ है इसमें? क्या जी? टेट्रा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF लेते हैं हम लोग, बोलो हाँ या ना? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का फॉर्मूला क्या है? क्या होता है बोलो? 4 कार्बन ग्रुप होगा, ऐसे करके क्या? और ऑक्सीजन एक होगा, या डबल बॉन्ड्स होंगे? नहीं होगा, डबल बॉन्ड भी था। तो क्या कहते हैं बोलो यहाँ से? THF। क्या कहते हैं बोलो यहाँ से? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसका भी यूज केस हम लोगों ने बताया था, अब इसमें डिटेलिंग है। ये देखो याद है ना, B2S6 एक ऐसा है इसके, हाँ यहीं पे बच्चा आपको केमिकल बॉन्डिंग में बनाना बॉन्डिंग आता है। कौन सा बॉन्डिंग आता है? ये हमेशा डायमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में, इसीलिए हमेशा BS3 होल 2 लिखते हैं। ऐसा नहीं कि लिखना अच्छा है, मैथ्स के अनुसार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ रूल नहीं। मैथ में आपको आंसर कर भी नहीं सकता फिजिक्स केमिस्ट्री, एक बात लिखित ले, बस वो कैलकुलेशन तक की है। कुछ लोग ऐसे क्लेम कर देते हैं कि भैया मैथ्स के बिना ये वो नहीं, मैथ्स नहीं आंसर कर सकता फिजिक्स केमिस्ट्री में। इसका मीनिंग अलग है बेटा, ये अलग अलग दो बातें हैं। आपको क्या लगता है ब्रैकेट खोल दिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हो गया, बहुत कुछ बदल गया है वो। एक देने से थोड़ी होता है, तो डायबोरेन इज अनदर थिंग। चलो आ जाओ, इस केस में क्या होता है? एंटी मार्कोव रूल फॉलो होगा, मुझे OH को ऐड करना है। OH जो ऐड होगा, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है। एंटी मार्कोव रूल कहता है OH उस साइड पे जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो OH यहाँ पे जाएगा और H किधर जाएगा? यहाँ पर। बोलो हाँ या ना? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो? CH3 CH2 CH2 और क्या चीज? OH। एंड दिस रिएक्शन वाज कॉल्ड एज अ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकर करेंगे मेरे साथ B2S6 H2O2 OH माइनस और क्या जल्दी बताइए? THF। एंड THF का फुल फॉर्म क्या था? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्या यूज केस थे वहां जाके पढ़िएगा आप। तो समझ में आया आपसे? दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेकेंड और मेथड था क्या अल्कीन से फॉर्मेशन का? अल्कीन से एक ही मेथड मिलेगा, एक मेथड और था। OMDM तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। उससे पहले कैटालाइटिक हाइड्रेशन क्या था बोलो? कैटालाइटिक हाइड्रेशन। कैटालाइटिक हाइड्रेशन में किसका इस्तेमाल करते थे बोलो सबको? कैटालाइटिक हाइड्रेशन में किसका इस्तेमाल करते थे बोलो? हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम लेना पड़ता है, बोलो हाँ या ना? दैट इज H3O प्लस, या फिर क्या H प्लस लेना पड़ता था, बोलो हाँ या ना? H प्लस कहीं से भी आ सकता है, आपका लिखा रहेगा डाइल्यूट H2SO4, बोलो हाँ या ना? सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट फॉर्म लेना है आपको। करना क्या है इसको बोलो यहाँ से? CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो जाता है? CH2 और यहाँ पे आपको डाइल्यूट H2SO4 दे दिया, या फिर आपको ऐसे करके लिख दिया H2O प्लस, क्या लिख दिया बताओ यहाँ से? H प्लस। दैट मीन्स व्हाट, जल्दी बताइए वो क्या कराना चाह रहा है आपसे? कैटालाइटिक हाइड्रेशन। और कैटालाइटिक हाइड्रेशन में क्या होता है बोलो? मार्कोव निकोव या एंटी मार्कोव निकोव? मार्कोव निकोव रूल होता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, सही बात है। क्या फॉर्म होता है? कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सप्रेशन, रिंग कंप्रेशन, फिनाइल शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग होगा। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? फाइनली कौन से रूल को फॉलो करेगा? मार्कोव निकोव रूल को। मार्कोव निकोव से अच्छा क्या हो सकता है? कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। C प्लस क्या जल्दी बताइए? स्टेबिलिटी। बोलो हाँ या ना? बट अगर डायरेक्ट आ जाए तो क्या मार्कअप निकोफ कर देंगे क्या? तो बताइए यहाँ से क्या लिखेंगे? CH3 CH और यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, बोलो हाँ या ना? OH will going to attack at that position where the number of hydrogen atom is less, and that is called as a catalytic hydration, and the first one is called as a hydroboration। बोलो आया नहीं आया? तो ये दो आपके रिएक्शंस है जो कि करने थे। और भी कुछ था क्या? क्या था बोलो? OMDM। OMDM का फुल फॉर्म क्या था बोलो? ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। क्या था बोलो यहाँ से? डीमर्क्यूरेशन। चलिए बताइए एजेंट कौन कौन से थे? Hg। ओ AC में AC क्या है? एसाइल ग्रुप है। और Hg क्या है? मरकरी है। और भी कुछ था क्या यहाँ पर?
क्या था? NaPH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें स्ट्रॉन्ग कौन था? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाज द मोर स्ट्रॉन्गर इन कंपेयर टू NaBH4। कौन सा एजेंट जल्दी बताइए? रिड्यूसिंग एजेंट। और भी कुछ यूज किया था क्या? बेसिक मीडियम में लेते हैं, H2O2 लेते हैं क्या यहाँ पे? और किसी चीज को भी नहीं ना? पक्का श्योर है? चलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं। और भी कुछ है बोलो। अब चलो यहाँ पे लेंगे तो ओएम रिएक्शन किसको फॉलो करेगा ये? तो मार्कोव निकोव या एंटी मार्कोव निकोव? मार्कोव निकोव रूल को। किसको रूल को चले बताइए? मार्कोव निकोव रूल को। मार्कोव निकोव रूल क्या कहता है? तो OH will going to attack at that position where the number of hydrogen is less। but यहाँ तक ना, इसमें है और इसमें मार्कोव निकोव और एंटी मार्कोव निकोव स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। बट अगर इस केस में आया तो यहाँ कार्बोकेटाइन की सबसे पहले स्टेबिलिटी देखी जाती है, आफ्टर दैट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड, then OH minus will going to attack on that, and the stability of carbocation has a long history, long story। क्या लॉन्ग स्टोरी है? रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंप्रेशन, बहुत। बट आपको याद रखना, आपको फिनाइल मिथाइल शिफ्टिंग के ऊपर बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता। अगर वही चीज नीट जेई में अगर आएगा तो थोड़ा सा वो एडवांस है और कॉपी में एक एक चीज लिखा हुआ है और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो समझ में आ गया सबको? हाइड्रो मरकरी को लेते हैं, OAC होल 2 लेते हैं, यहाँ पर NaBH4 H2O2 को लिया जाता है। मैंने यहाँ पे आपको ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पे कर दिया आपका क्या? यही HgOAC होल 2, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और क्या बोलो सब कोई? H2O2 ले लिया क्या? अब इसका रिडक्शन कराना, तो बताओ कैसे करेंगे रिडक्शन? H प्लस और OH बन, यहाँ पे ऐसा है साइड कि दोनों इक्वल है, तो किसी में भी H दे दो और किसी में क्या दे दो? OH दे दो, आपकी चांसेस दोनों सेम ही है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? CH3 CH OH CH2 और क्या चाहिए? CH3। three method for formation of alcohol from what? जल्दी बताइए। alkene, the first reaction is the hydroboration oxidation, the second one is OMDM, oxymercuration and demercuration, and the third one was what? जल्दी बताइए। catalytic hydration। only the catalytic hydration holds the results in formation of carbocation stability। और बाकी इसमें मार्कोव निकोव लगा दो और इसमें एंटी मार्कोव निकोव, और यहाँ भी सीधा सीधा दिख रहा है तो मार्कोव निकोव लगा दो। इट्स ओके। ये टर्म लिखा हुआ है, याद रखना, मार्कोव निकोव इज नॉट अ गुड रूल, इट्स अ वेरी डिवास्टेटिंग रूल। कहीं कहीं आपको गलती करवा सकता है वो, ठीक ना? हर बार में गड़बड़ हो जाता है। मेरे यहाँ से उसके बाद और कोई मेथड था फॉर्मेशन का बोलो? उसके बाद और कोई मेथड था बोलो? रिनार्ड रिएजेंट की मदद से था। रिडक्शन रिएक्शन भी था क्या? बोलो हाँ या ना? रिडक्शन था क्या? चलिए ये समझ में आया समीकरण? व्यक्तिगत पर आपत्ति? उसके बाद का फोटो क्लिक करके डाल दो यार। मुझे बस लिखा हुआ है, मुझे उम्मीद करता हूँ आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना चालू कर दो अभी से। हमेशा अगर उम्मीद कर रहा हूँ जो बच्चा स्टार्ट कर दिया होगा रिवीजन पर्पस अपना, वैसे ही मैथ्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सब पेपर के बारे में बोल रहा हूँ। जितने का ड्यूरेशन पढ़ाई का, आपको अगर लगता है कि आप बीच में डिस्ट्रैक्ट होकर फोन चलाने लगते हैं, होता है, इट्स अ कॉमन थिंग। देखो मैं इसमें डांट फटकार नहीं रहा, इट्स अ नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर, बट आवर ब्रेन ऑलवेज कॉज अस कि हम किधर ज्यादा रिलैक्स करेंगे। बिस्तर पे चल जाओ, सो जाओ, मूवीज देख लो, खाना खा लो, गेम्स खेल लो, मोबाइल में रील्स देख लो, शॉर्ट्स देख लो, ये हमेशा आपको आएगा, ये साइकोलॉजी है। इसमें डांटने फटकारने की कोई बात नहीं। रादर इसका क्या तरीका है, कैसे कर्व करें इस चीज को? रादर ठोके अलार्म, जब से आप शुरू कर रहे हो वहां से ठीक आपने अलार्म का सबसे अच्छा ये तरीका है, उसकी ठीक मान के चलो तुमने 1.5 घंटा का सोचा कि मैं 1.5 घंटा के बीच में साला कुछ हो जाए हम फोन नहीं छुएंगे, 1.5 घंटा का अलार्म लगा दो, उसके बाद फोन को कर दो साइड, फोन को कर दो साइलेंट। उस बीच में किसी का फिजूल का कॉल है, मैसेज है, अब घर के अंदर माँ बाप तो कॉल नहीं कर सकते, इनकेस मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, तो ठीक है मम्मी पापा के लिए। और एक चीज और लिखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मम्मी पापा का कॉलर ट्यून ना अलग कर दो। स्पेसिफिक कॉलर ट्यून का सेक्शन आता है ना, मम्मी पापा का ट्यून मैं अलग करके रखता हूँ। मम्मी का ट्यून आता है, पता चल जाता है कि मम्मी का ट्यून। अनटिल अनलेस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉल उठाना अपना वॉलंटियरी चॉइस होता है, और मैं साइलेंट भी कर दूंगा मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और अवॉइड ही करो तो बेहतर है। तो 1.5 घंटे का अलार्म ले लो, जब तक वो अलार्म ना बजे आप फोन का स्क्रीन तक नहीं देखोगे, ये तुम सोच लो।
अगर तुम फ़ोन में कोई कर रहे हो, जब तक वो अलार्म ना बजे तो उस विंडो से स्विच नहीं करना है। जैसे मान के चलो यू आर सीइंग सर्टेन वीडियो, करा रहे हैं टीचर, इट्स ओके, बट अनटिल अनलेस वो अलार्म ना बजे तुम स्विच नहीं करोगे किसी चीज़ पे। अब कुछ नोटिफ़िकेशन आ जाए, मैसेज आए, ये तुम्हारा इसका प्रॉमिस है। और खुद से डिसाइड किया हुआ कोई चीज़ को अगर तुम गलत करते हो ना, तो वो सेल्फ गिल्ट आपको दूसरों से ज़्यादा लगता है। जैसे दूसरा आपको डाँट के गया कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो दैट इज़ ठीक है, इट्स ओके। बट अगर खुद से तुम ये कर रहे हो तो तुमको लगेगा कि यार साला अपना ही सेट किए थे और खुद ही अपने मुँह पे थप्पड़ मार रहे हैं। रादर जब तक वो अलार्म वाइब्रेट करो, मतलब तब तक करते रहो। एकाएक आप कुछ दिन के बाद देखना, आपको अजीब-सा फ़ील होगा। यू आर इन द फ्लो ऑफ स्टडी और एकाएक बीच में आपका अलार्म बज गया। लगा ये अभी तो हम 1.5 घंटा पढ़ लिए। ये आपको बिहेवियर आ जाएगा। तो पुट दैट अलार्म ऑलवेज़ एंड आफ्टर दैट 5 मिनट का गैप हमेशा लो। 3 से 10 मिनट के गैप के बाद स्विच करो उसी सब्जेक्ट के ऊपर। पीछे चले जाओ। है, जैसे अभी अल्कोहल ले रहा हूँ करो। नहीं तो कि थोड़ा-सा एसी कर लेना ना, ईएम वेव्स चल रहा है, तो ईएम वेव्स की है, अल्टरनेटिंग करंट हो गया उसका सवाल है। 10 दिया तो वो 15 करने की कैपेसिटी है, करो आप। अच्छा आपको नेक्स्ट टाइम में होमवर्क कम करना पड़ेगा, ठीक है? तो बिफोर दैट स्विच द सब्जेक्ट, मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, रादर ऑफ मोनोटोनस वे ऑफ डूइंग द इंटीग्रेशन। अब जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा है, सॉल्विंग अगेन अगेन एओडी का क्वेश्चन नहीं। वहाँ जस्ट कर लिया ना, स्टॉप इट। आफ्टर दैट गो बियॉन्ड, पीछे चल जाओ, मैट्रिसेस उठा लो, डिटर्मिनेंट उठा लो, डिफरेंशिएशन का उठा लो और वो करना चालू कर दो। दैट विल बी फार बेनिफिशियल फॉर यू। और देखना लास्ट आवर में रिवीजन के लिए आपको कोई टाइम नहीं चाहिए होगा। परीक्षा से 1 दिन पहले 7 घंटा 8 घंटा आराम से सो, जहाँ परीक्षा दो, बेस्ट पेपर जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ। मेरे पेपर्स में नंबर आए हैं, मैं तब बता रहा हूँ। फालतू करता ही नहीं। डेली डोज की हैबिट होती है। दिन करो बट रिलेवेंट वर्क। समझ में आएगा बात है? चलो ये क्या है बोलो आपका? एनालिटिक हाइड्रेशन में क्या बोलो? ओनली मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोपोरेशन, ऑक्सीडेशन। क्विकली कर लिया फोटो क्या? ठीक है? जिनकी कॉपी करना होगा, जो भी इसका हिंट विंट चाहिए, सबको कॉपी में लिखा हुआ है आपके, ठीक है? फिर भी आप जाके ले सकते हो। और आपका वीडियो लेक्चर बीच में थोड़ा स्टैग्नेट हुआ था। कल ही मैं अपलोड करने वाला था, मैं गया, जो ही क्लिप चला गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? याद रखना, मैं ईएमएस रिवाइज करवा दूंगा। बहुत सारे बच्चों का छूट गया है। ये बीच में फेस्टिवल वगैरह जो आ गया, एक दिन रखेंगे ईएमएस पूरा रिवाइज करवा देंगे दरअसल। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर आप कौन सा जल्दी बताए? देखना नहीं, पहले मैं करता हूँ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन याद है आप लोगों को? रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताइए थोड़ा सा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोरोनियम नहीं होता बच्चे, ठीक है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। और क्या है बोलो? H2 है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है और निकल है। ये सब लिखवाया था क्या? चलिए, अगर मुझे रिड्यूस करना है तो मैं किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड का इस्तेमाल करूंगा। कार्बोनाइल कंपाउंड बोले तो COH, अल्डिहाइड था क्या? इसको रिड्यूस करो किसके मदद में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तरीका बताया था, डबल बॉन्ड को तोड़ो, H और H लगा दो। है क्या? तो क्या फॉर्म हो जाएगा बोलो यहाँ से? RCH2 और OH। और अगर कीटोन ले लिया तो ले लिया, तो फिर से क्या करोगे? LiAlH4 का ले लिया यूज केस, ये डबल बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, तो क्या बन जाएगा बोलो? RCR डैश, और यहाँ पे एक H और यहाँ से क्या चीज? OH। यहाँ जो अल्कोहल बना है वो 1 डिग्री बना है और यहाँ जो बना है 2 डिग्री बना है। ठीक है, याद है सभी को? बताओ, इसी तरीके से हम लोगों ने पे लिया था, कार्बोनाइल कंपाउंड में H पे लिया था, बोलो हाँ या ना? कैसे ब्रेक करेंगे इसको जल्दी बताओ? LiAlH4 ले लिया जैसे, यहाँ पे H लगा और यहाँ भी क्या लगा दो? H। मेरा तरीका, और यहाँ भी ऊपर भी H और नीचे भी क्या चीज? H। क्या बन जाएगा बोलो? RCH2OH और यहाँ से वाटर निकल जाएगा। बोलो ये है ना? मैंने एस्टर लिया था। क्या लिया था बोलो? एस्टर। एस्टर याद है? मेरा फॉर्मूला स्ट्रक्चर बोलो तो कोई? R CC और R डैश या R, ठीक है? तो मैंने यहाँ से लिया था RCOOR डैश, सब में एक ही था बनाने का। और यहाँ पे मान के चलो कोई भी क्या बोला था इसको करो, और यहाँ से क्या हो जाएगा? H और यहाँ भी H, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऊपर H और नीचे भी H, यहाँ बन जाएगा RCH2OH और R डैश के साथ OH लगे तो दो अल्कोहल बनते थे। बोलो हाँ या ना? कितने अल्कोहल बनते थे? दो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे को ये समझ में आ जाए। तो ऐसे भी रिएक्शन आपको दिया हुआ था, RCOOH और इसका रिएक्शन करा दिया R डैश OH से, ठीक है?
पहले एक अल्कोहल से इसको ट्रीट करा दिया, अल्कोहल से ट्रीट कराओगे तो बच्चे ये पहले एस्टर फॉर्म कर ले, क्या फॉर्म कर ले, कैसे पता चला, यहाँ से एच उठाइए, ये सॉरी यहाँ से एच लीजिए, यहाँ से क्या ले लीजिए, ओ एच, एच और ओ एच मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा, और यहाँ से RCO आया और यहाँ से क्या है, आर डैश, RCO क्या हो गया, आर डैश, अरेंज करके इसको लिखिए, आर आर डैश। बोलो ऊपर वाला सवाल नहीं बन गया क्या, और आया नहीं आया, आफ्टर दैट फिर से इसका क्या करा दो, रिडक्शन, तो यहाँ से आपका चला जाए, फिर से ठीक है, सब लिखा हुआ है कॉपी में बच्चे आपके, इवन कि वहां मैंने डिस्क्रिमिनेट किया है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसका कर पाएगा और सोडियम बोरोहाइड्राइड किसका कर पाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड हर जगह यूज केस में नहीं आ पाता, बट LiAlH4 हर जगह आता है। नेक्स्ट देखिए, रीड कीजिए, टाइम लगाइए, अभी से टाइम लगाइए, बाद में हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट इतना शार्प और क्लियर हो कि तुम जो हो आंसर पे एकदम कॉन्फिडेंट रहो, गलती नहीं होना चाहिए। अप्रोच कीजिए, बैंक का एवरेज परसेंटेज अगर 90 हो गया तब मैं मान लूंगा मैं सिलेक्ट हो गया, क्योंकि 90 4 बच्चों को लाना इज नॉट अ बिग डील, सब ला देगा, वो तो हर बार रहता है, अगर एवरेज आ गया 90 तो दैट इज अ बिग डील, मैं मानता हूँ कि बड़ा बड़ा बात बोल रहा हूँ, पर होगापन हो सकता है मेरा, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर एक्सपेक्ट आप नहीं करोगे कि आप 100वें मंजिल तक जा सकते हो तो भाई ये शायद आप 80 पे ना पहुंच पाओ, जैसे फील दैट कि जस्ट बिगर देन अपने औकात से जाके कुछ, तब ताकि नीचे भी गिरो तो लोगों को अपने औकात से बहुत ऊंचा नजर आए, फील हो उसे, ऑलवेज डू, हमें हमेशा बिग करो, ड्रीम बिग करो, कोई चीज की टारगेट बड़ा करो, ताकि गिरो भी तो छोटे मोटे जगह में गिरो, but दूसरे भी लोग वो चीज बहुत बड़ी हो, ऐसा समझ के करना ट्राई, तो आई आई एक्सपेक्ट दैट दिस कर सकते हैं हम लोग, और पेपर के लिए तैयारी करते रहिए, आगे मैं थोड़ा कर रहा हूँ, फिर नीट जेईई में धीरे धीरे एडमिशन करना चालू करेंगे, ठीक है, चलो, और बोलो कोई दिक्कत है इसमें, तो हम लोगों ने अभी कौन सा किया, रिडक्शन, मैंने कौन सा कर दिया, रिडक्शन, उसके बाद कौन सा किया था, नाक, नाक का याद है, हाँ, नाक की वजह से 2 डिग्री में बनता है, 2 डिग्री बनता है और 3 डिग्री अल्कोहल भी बनता है, क्या बनता है, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी, और कैसे कराया था एक बार ग्रिग्नार्ड, तो आपको करना क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर आपको रिवाइज कर लेना है, और दूसरा क्वेश्चन आपको कर लेना है, कहाँ तक दिया था 10, पहले 1 से 10 तक कोई डाउट पहले बताओ, 10वां हो गया था, 10th हो गया ना अब, हाँ, 4 नंबर में डाउट है, 4 नंबर में डाउट है, आपको गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से 2 टर्शियरी अल्कोहलिक ग्रुप बनाना है, a compound C6H14O2 has 2 tertiary alcohol, IUPAC, टर्शियरी अल्कोहल बनाना है बच्चा आपको यूज करके, ऐसे बनाना है कि उसमें 2 टर्शियरी अल्कोहल, चलिए कर लेते हैं ट्राई, क्या फॉर्मूला है बोलो, क्या फॉर्मूला है, C6H14 और C6H14 और C6H14 और O2, नो लुक हियर, C6H14 और O2, तो C6H14O2 में मतलब ओवर यूज हो रहा है, तो 2 टर्शियरी अल्कोहल तो बन ही सकता है, क्योंकि एक अल्कोहल बनाने में 1 मिनट चाहिए, एक काम कीजिए, टर्शियरी अल्कोहल बना, टर्शियरी अल्कोहल आप कैसे बनाएंगे बोलिए, COH, इसको लिंक कर दिए COH से, मानते नहीं मानते, सीधी बात है, इसको टर्शियरी बनाना है तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन 3 कार्बन से लिंक है, 1 2 और 3, एक कार्बन 3 कार्बन से लिंक है, कितने कार्बन हो गए बोलो, 3 और 3 कितने हो गए, 6 पूरे हो गए, अब हाइड्रोजन पूरा कीजिए, 2 हाइड्रोजन यूज केस में आ गया है, तो 3 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, ये तो पूरा हो गया, 4 3 12, 12 2 14 फुल, और इसे कर दो, नहीं भी तो होगा, 1 2 3 4, होगा नहीं होगा, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 1 2 3, सॉरी क्या हो जाएगा, 2 3 मिथाइल हो जाएगा, प्रोटीन 2 4 डायनॉल, नहीं हो जाएगा क्या, टू बी डन, नेक्स्ट, मैं डाउट आपसे 10 में किसी को भी पूछ लूं, चलो मैं एग्जाम क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 11 से 21 कर लेना, 11 से 21, ऐसे सब दे रहे हैं, 11 से 21, ठीक है, 11 to 21 का, और ये रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया हो तो A4 साइज में बनाना चालू कर दीजिए अभी से।
मेरा बस एक टारगेट है, दीपावली तक आपका सब कुछ रिवाइज़-ववाइज़ होके कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये नहीं कि लाइक आप बाद में रिवीज़ परेशान हो रहे हैं। चलो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।